अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। हम बात करेंगे आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत की। मरीम नवाज ने जो एवन फील्ड केस से मुतल्लिक अपील दायर कर रखी है, उसके ऊपर आज बड़े दिलचस्प रिमार्क सामने आए हैं। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में इसको डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के जलसे की, जिसमें इमरान खान खूब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गरजे बरसे तनकीद की। उन्होंने कहा कि जी हमें कॉल्स आ रही हैं और हमें हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ आपको जो करना है आप कर लो, हम भी फिर जो हमें करना है वो करेंगे। खान साहब ने तनकीद तो की, लेकिन फिर फवाद चौधरी साहब खान साहब की तनकीद के जवाब में वजाहतें देने के लिए सामने आ गए। एक गुफ्तगू करते हुए टीवी चैनल से उन्होंने ये बयान दिया कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं है। ये जो बयान दिया इमरान खान ने, उसका कुछ पस मंज़र है। फिर उन्होंने जिस तरह खुर्रम दस्तगीर ने इमरान खान नवाज शरीफ से लिंक किया, जो तैनाती है नवंबर में यहाँ, उसका हवाला देते हुए कहा कि इमरान खान ने इस तनाजुर में ये सारी बात की थी। लेकिन फिर आज सुबह फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा ही दिलचस्प ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि जी हमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बराबरी की तरफ जाना चाहिए, ताकत का तवाज़ुन अवाम के पास होना चाहिए, और इसके लिए मैं सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को सियासी ढांचा यानी सियासी फ्रेमवर्क और रूल्स ऑफ द गेम पर इकट्ठा होने की दावत देता हूँ। मौजूदा निज़ाम नाकाम हो गया है और हमें मुनसिफाना उसूल तलाश करने की ज़रूरत है। तो अब ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि एक तहरीक इंसाफ इमरान खान गरजते हैं बरसते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और उसके बाद उनकी पार्टी के बड़े एक मुतहरिक और तवाना आवाज़ फवाद चौधरी साहब वो आकर कहते हैं कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए और बराबरी की बात करनी चाहिए। तो क्या ये जो बात की जा रही है इकट्ठा होने की, ये संजीदा कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? अपने तज्जियाकारों से जानते हैं। आज हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सोहेल वाहिद साहब और रीवा उमर साहिबा भी हमारे साथ हैं। रीवा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। बड़ी दिलचस्प बात है, अभी कल हम बात ही कर रहे थे और आप लोगों ने बल्कि आपने और सोहेल साहब ने बात की कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो क्या आपको ये लगता है फवाद चौधरी साहब अब ये जो बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो खान साहब ने कल जलसे में बात की, उसके तनाजुर में क्या ये एक तरीका है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है आगे बढ़ने का, और तहरीक इंसाफ इस बारे में सीरियस है और ऐसा होना चाहिए? अलीना, इमरान खान साहब जो है वो अपने जलसे में जिस तरह का उन्होंने लहजा इस्तेमाल किया, जिस तरह की उन्होंने धमकियां दी, उसको रिकंसिलिएटरी टोन तो नहीं कहा जा सकता। तो मुझे नहीं मालूम फवाद चौधरी साहब ने अगले दिन क्लैरिफाई करने की कोशिश की है या थोड़ी सी सिचुएशन काम डाउन करने की कोशिश की है। इनकी आपस में जो दोनों की बातें हैं उनमें मुझे तो तजाद नजर आता है। पहले इमरान खान साहब की स्पीच की बात कर लेते हैं। देखिए, कल भी जो हमने बात की, मेरा तो ये मानना है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। इस वक्त वो मुख्तलिफ तरह के, कभी गेयर पहला लगाते हैं, कभी तीसरा लगाते हैं, कभी बिल्कुल ही फ्री फॉल में चले जाते हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, और वो ये कि किसी तरह अगला आर्मी चीफ जो है वो ये हुकूमत नहीं इमरान खान साहब लगाएं। और अब आप खुद सोचिए, कुछ दिन पहले की बात है, वो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जिन्हें कहते हैं, उन्हें एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे, लेकिन अब उन्होंने फिर से जो अपना टारगेट है उन्हें बना लिया। वो चाहते एग्जैक्टली हैं क्या? उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर वो चाहते हैं कि हम आइन के मुताबिक हमारे मुल्क में सियासत हो, तो वो उस तरह की बात क्यों नहीं करते? वो इस हुकूमत को, जो भी वोट्स के जरिए ही आई है ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था, इसको एक्सेप्ट करें, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठें और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक जबान होके हमारी पॉलिटिकल क्लास है जो वो बात करे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका नंबर 1 दुश्मन, ये भी याद रखें, वो इस्टेब्लिशमेंट को और जो अमेरिका जो कह रहे थे साजिश करके इंपोर्टेड हुकूमत लाए हैं, उन दोनों को माफ करने के लिए तैयार हैं। एक को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार है, दूसरों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं खुफिया, लेकिन वो पॉलिटिशियंस को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक उनकी जो सियासत है वो एंटी पॉलिटिक्स है, एंटी पॉलिटिशियन है, सब चोर हैं, सब लुटेरे हैं, सब गलत हैं, सिर्फ इमरान खान है जो हमें सही डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। ये उनकी सियासत है, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत
सियासत नहीं है। दूसरी चीज जो फवाद चौधरी साहब ने बात की, उनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ लेना चाहिए। सही बात है, उस पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन ये जो वो बात कर रहे हैं कि सिविल जो सुप्रीमेसी की, वो तो पाकिस्तान में पहले भी अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। आप उन सियासी जमातों से बात करें ना, अभी तक उन्होंने जो भी कहा है वो ये कि हम आपको ब्लैकमेल करके फौरी इलेक्शन करवाएंगे, आप इलेक्शन जो है वो माने, ये उनकी गैर आईनी डिमांड है अलीना, और फिर आगे कुछ बात हो सकती है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, कुछ अपनी भी जो माजी में हमारी पार्टीज आपस में बहुत बुरी तरह लड़ती रही हैं, लेकिन कुछ रिकंसिलिएशन हुई है, कुछ ट्रूथ सामने आई है। पीटीआई भी अपनी ट्रूथ सामने रखे, कुछ माफी मांगे, कुछ रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़े, और फिर सब सियासी जमातें जो हैं एक जबान होकर एस्टैब्लिशमेंट से लड़ सकती हैं। अगर उनका जो मकसद है वो सिविलियन सुप्रीमेसी है, डेमोक्रेसी है, अगर उनका मकसद जो है वो कुछ और है, नया आर्मी चीफ लगाना है, तो फिर तो ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं ये सब स्मोक स्क्रीन है, असल में कुछ और खिचड़ी पक रही है। और एक चीज और अलीना, फ्रेमवर्क जो है वो आइन में साफ तय है, हमें आइन फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें फौज का, एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में कोई अमल, उनका दखल जो है वो नहीं है, तो फिर से आइन लिखने की नहीं जरूरत। फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं ना कि फेयर रूल्स, मुनसिफाना उसूल हमें जरा तलाश करने की जरूरत है। तो इरशाद भट्टी साहब, लोग ये भी तनकीद करते हैं कि अब आपको फेयर रूल्स याद आ रहे हैं, जब आपकी अपनी बारी आई है, जब पहले सब कुछ हो रहा था तब आप लोग फेयर क्यों नहीं खेलते थे, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना या ये गिला करना एक तरह से नाजायज़ है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? और फवाद चौधरी साहब ये जो बात कर रहे हैं, क्या इसमें खान साहब की, इमरान खान साहब की आशीर्वाद भी शामिल है? देखिए, पहली बात तो फिर मैं वहीं से कल से शुरू करूंगा कि ये जो सारा कुछ हमारी सियासत का है वो कोई 8-10 बंदे तय करते हैं। हाउस ऑफ शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान, बाकी कोई मैटर नहीं करता। बाकियों की शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हैं, ग़ुलाम दर ग़ुलाम दर ग़ुलाम दर ग़ुलाम। ये 8-10 बंदे जिस दिन बैठ गए और इनके दिलों में इस मुल्क की कभी कोई रहम आ गया, इस मुल्क का, इस कौम का जो आज मुआशी और सैलाबी तबाही में डूबी पड़ी है, तो शायद वो दिन पाकिस्तान का लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। अब ये बात तो तय है कि इमरान खान साहब भी कि अपना कोई किसी को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, लेकिन ये बात भी तय है कि ये जो बाकी सारा ये टोला बैठा हुआ है एक मखलूत और कौमी हुकूमत बनाकर, जिसके बारे में रिकन्सिलिएशन और ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन पता नहीं क्या होता है, कि अगर मैं इस पूरे पीडीएम की हुकूमत को कहूँ कि ये गद्दार हैं और डाकू हैं, तो आप कहेंगी कि आप ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी कहूँगा कि मैंने ये लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन ये लफ्ज़ एक दूसरे के बारे में ये इस्तेमाल कर चुके हैं। नून लीग का ख्याल है पहले दिन से कि जो बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क हैं, और भुट्टो साहब ने मुल्क तोड़ा था, नवाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड है, और जो दूसरी तरफ और ये करप्शन के पहाड़ हैं, और दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी वाले वो जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड है कि ये जाती उम्रा का ग्रेटर मुजीबुर रहमान, ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबुर रहमान है, मतलब गद्दार है खुदा न खास्ता। और ये इन्होंने उसामा से पैसे लिए, हिंद सिंध से पैसे लिए, और हिंद सिंध में जदादे और मोदी का यार है। तो एक दूसरे के लिए चोर, एक दूसरे के लिए डाकू, एक दूसरे के लिए सिक्योरिटी रिस्क आज इकट्ठे हो गए सिर्फ और सिर्फ इक्तदार के लिए, 3-4 कामों के लिए। तो इसको रिकन्सिलिएशन या ट्रुथ ना कहें प्लीज, अल्लाह के नाम पे। पिछलों पे या माफी मांग ले कौम से तो हम मांग ले। चलिए सर, उसको नहीं अब कहते, ये बात बड़ी अच्छी है, अब ये बात बड़ी अच्छी है कि क्या बुराई है, बहुत अच्छी बात है, फौज से अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। क्या बुराई है, सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को एक पेज पर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। रूल्स ऑफ गेम, आइन तो लिखा हुआ है, आइन असम्बली तब्दील कर सकती है, कोई नहीं। इतनी तब्दीलियां हो गई, पता नहीं कितनी तरमीमें आ चुकी हैं, कोई 100 के पता नहीं कितनी। तो रूल्स ऑफ गेम पर मुत्तफिक होना कोई बुरी बात नहीं है। मौजूदा निज़ाम क्या नाकाम नहीं हो चुका? हो चुका है, फरसूदा हो चुका है, बदबूदार हो चुका है, जिस बांझ हो चुका है 95 लोगों के 95% लोगों के लिए।
और ये ऊपर ये जो जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती और निज़ाम सिर्फ 5% को अंडे बच्चे दे रहा है, नीचे मर रही है दुनिया। बैठना चाहिए, हाँ, और मुनसफाना कवानीन तलाश करने की ज़रूरत है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए फवाद चौधरी साहब को कि जैसा कल नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। वो गुजरांवाले जलसे घन गरज रहे थे और शहबाज शरीफ साहब मफामत कर रहे थे। नून कह रही थी खलाई मखलूक है, शहबाज शरीफ कह रहे थे हमें तो नजर ही कोई नहीं आती, खलाई मखलूक तो होती कोई नहीं, जिन्नों के बारे में मैंने सुना है। तो ये नहीं करना चाहिए। आपको नीयतें साफ करके इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, ये ऊपर वाले जो 8-10 बंदे हैं जो दूध मलाइयाँ और खोए मलाइयाँ खा रहे हैं, ये जो मैंने पहले बताया, औसफ शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल और इमरान खान, ये अगर बैठ जाएं तो हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तजवीज़ है, इकट्ठे बैठें, आप चोर डाकू कहें, एक दूसरे को फितना कहें, तजवीज़ अच्छी है, लेकिन आपको लग नहीं रहा है संजीदा कोशिश है? नहीं कोशिश। और आखिरी बात मैडम शेख, आखिरी बात, एक मेरी बात सुन, आखिरी बात सुनिए। आप परसों तरसों आप मुझसे सवाल कर रही थी ना कि मफामत देखें, बैक डोर, बैक फुट पे आ गए इमरान खान। मैंने कहा था 1-2 दिन रुकिएगा, इमरान खान साहब फिर तंदो तेज हमले करेंगे और हम इस पर डिस्कस करेंगे। वही हो रहा है ना। तो ये इस तरह ना करें कि एक गिरेबान पकड़े दूसरा घुटने पकड़े, खलूस से आगे बढ़े और नियत से आगे बढ़े। बहुत अच्छी तजावीज़ है सर, लेकिन यही सवाल है जो मैंने आपसे भी किया, बट आपने उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मैं न्याई साहब की तरफ ही दोबारा लेके जाती हूँ। न्याई साहब, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है, एक तो क्या जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं गुड कॉप बैड कॉप है, क्या ये साफ दिल से होल हार्टेडली पूरी पार्टी कह रही है, या फिर वाकई गुड कॉप बैड कॉप है? और क्या ये जायज़ भी है इस वक्त मुतालबा? देखिए जी, इमरान खान साहब की जो सियासत जो आज जिस मोड़ पे खड़ी है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये 2 या 3 जो है उसके पॉइंट्स हैं, उसके अंदर सम अप किया जा सकता है। पहला उनका पॉइंट जो सियासत का कि मैंने ना हिसाब देना है, ना किताब देना है, ना मैंने अपने एहतसाब करवाना है, मैं उससे बाला तारूँ। दूसरा उनका पॉइंट ये है कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए। ये बिल्कुल बाशकाफ अंदाज में वो कहते हैं जी जितने मेरे मुखालफीन हैं सबको आप जो है तहस नहस करके रख दो, और मैं नहीं कर सकता हूँ। तो एस्टेब्लिशमेंट से उनकी पहली रिक्वेस्ट है। उनके जो बात उन्होंने आज की है, उन्होंने कोई तकरीबन एज ए वज़ीर आज़म आज से 8-9 महीने पहले फरवरी में दीर के जलसे में पहली दफ़ा कहा था, जब DGISPR ने कहा था कि फ़ौज न्यूट्रल है, तो उन्होंने कहा जी न्यूट्रल के बारे में उन्होंने वज़ाहत के साथ, सराहत के साथ बता दिया था। और तीसरा यह है कि कभी सच नहीं बोलना, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, उनके लिए कोई इशू नहीं है। अब ये सारा सवाल यह है कि पहली तो बात है कि आपके सवाल का जवाब है कि उसमें फवाद चौधरी जो है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। इमरान खान साहब की जो फैलाव है सियासत का, उसके अंदर फवाद चौधरी का सूख 0/0 है। ये कह दें कि मैं ये अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ कि पूरा मेरे जो मुझसे ज़्यादा कौन जानता है इमरान खान को, और मुझे पता है कि इमरान खान साहब के सामने कौन लोग होंगे जो अहमियत हैं। इमरान खान साहब के सामने वो लोग की ज़रूरत अहमियत होगी अभी भी जिनका एस्टेब्लिशमेंट पे कोई असर रसूख है, या उनका कोई उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं। उसमें 2-3 बंदे हैं जिनका इमरान खान साहब उनको अभी भी हाई स्टीम में रखते होंगे कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करूँगा या करते रहे तो उन्हीं के थ्रू करते रहें। एक है परवेज़ खट्टक साहब, दूसरे असद उमर साहब, तीसरे शाह महमूद कुरैशी साहब भी। लेकिन वो इमरान खान साहब उसको कभी सवाल नहीं करेंगे क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के साहब के लिए उनके दिल में अंदर वैसे ही एक ग्रज है, या उनको कभी उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं है। एक बस ठीक है, एक ऑप्शन चॉइस के तौर पे सामने है। अब जो कल उन्होंने तो इसलिए ये तो जहन में रखें कि फवाद चौधरी साहब या शेख रशीद साहब जब इस तरह बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा ये समझें कि उनकी अपनी एम्बेरसमेंट है। आप देखेंगे जब हफ्ता 10 दिन पहले किसी फैसलाबाद के शायद जलसे में उन्होंने मुहब्बे वतन और गैर मुहब्बे वतन जो COS की जो आर्मी चीफ की जो टर्म निकाली थी, तो अगले दिन सारी तहरीक इंसाफ ने बाजमात उसको डिसओन कर दिया था। फिर लेकिन कल तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कोई खास नई बात नहीं की, सिर्फ उस तकरीर के अंदर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना,
ये बातें, यही बातें वो मुख्तलिफ अंदाज में कर चुके थे, लेकिन कल उनके अंदर एक दफ़ा पहले मैंने कहा था कि गुस्से में उनका जिस्म कांप रहा था। कल भी अलीना जो उनके अंदर इत्तफाक से मैं तकरीर सुनी यहाँ से जो है, बस हमारे प्रोग्राम के बाद ही फ़ौरन शुरू हो गई थी, जो उनके अंदर एड्रेनलिन जो रश था ना, वो अमेजिंग था कि ऐसा था कि जैसे लगता था कि वो उनके जिस्म के अंदर से कुछ चीज़ बाहर आना चाहती है और वो जेस्चर दे दी। किससे पहले एक दफ़ा जेस्चर दिए थे 2020 में नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी गुजरांवाले में, जिन्होंने बताया था कि उनके जो ग्रीवेंसेस बताए थे और बताया था कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट कहा था कि आप आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और उसके अंदर दखल ना दें। इमरान खान साहब ने अगले दिन जेस्चर दे कहा था कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। ये इस तरह की जेस्चर दे कल गुफ्तगू जो उन्हें की है। अब क्राइसिस ये है कि ये हुआ क्यों है, और दरमियान में पिछले 7-8 दिन पहले वो क्या था कि 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे फिसले क्यों थे। वो सिर्फ एक मीटिंग जो थी जिसके अंदर इन्होंने मिलना था और जिसके बाद मैंने पहले कहा ना कि उस मीटिंग का बंदोबस्त भी कराया गया और ज़्यादा इम्कानात हैं कि रॉबिन राफेल जो आई थी वो भी तकरीबन उनका अफसर रसूख इमरान खान साहब पे भी है। रीमा जो कल बात कर रही है, कल भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है रीमा क्या है, वो दिल की गहराइयों से एंटी एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। हो सकता है कोई भी सियासतदान ना हो, लेकिन जो बात उन्होंने कन्विंस कर लिया अपने फॉलोअर्स को कि वो बहुत बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और इसको वो इसी पे वो कैश कर रहे हैं, इसी को एज ए प्रेशर टैक्टिक्स जो उनको बाहर निकाल के उन्हीं को कल उभार रहे थे, भड़का रहे थे कि आप खड़े हो जाएं, आप बदला लें, थोड़ी सी तब्दीली हुई है, आप डरे नहीं, आप बाहर निकल आए। कल उन्होंने ऐलान जंग किया, तबले जंग की बातें मानी नहीं जा रही हैं, उनको ज्यादा अटेंशन नहीं दी जा रही, पता चलता उन्हें दौड़ लगाया एकदम से जरा उनके साथ कोई तैश में आ गए। अच्छा, इसीलिए दोबारा तैश में आ गए। सोहेल वड़ाई साहब को शामिल गुफ्तगू करेंगे। सोहेल साहब क्या समझते हैं आपको क्या मकसद नजर आता है खान साहब जो एकदम से दोबारा से हुए हैं, और फिर फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक ये जो दावा कर रहे हैं न्याजी साहब, ये तो हमने सुना था। मैं आती हूँ भट्टी साहब, सोहेल साहब को शामिल गुफ्तगू करने की इजाज़त दीजिएगा। सोहेल साहब, हमने तो सुना था कि फवाद चौधरी साहब का बड़ा इन्फ्लुएंस है, इवन कानूनी जो मामलात हैं उनके ऊपर भी फवाद चौधरी साहब से राय लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर चौधरी साहब का इन्फ्लुएंस है। आप क्या इस बारे में राय रखते हैं? ये जो अब बयान आ रहा है, ये क्या गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रैटेजी है या अब ये वे आउट तलाश करने के लिए बैठने को तैयार हो रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर एक ग्रुप मौजूद है जो चाहता है कि हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हिस्सा लेना चाहिए। और लेकिन उससे पहले इलेक्शन की जो डेट है वो ले ले, इलेक्शन की डेट दे के और उसके बाद हमें रिकन्सिलिएटरी एफर्ट्स जो है उनमें शरीक होना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कोई और तरीका नहीं है। आप अगर धरने देंगे या आप लॉन्ग मार्च करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि उसका नतीजा पॉजिटिव निकले। तो मेरा ये ख्याल है कि वो धड़ा जो है वो खान साहब पर जब असरअंदाज होता है तो वो खान साहब पर रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं। वो उन्होंने जो बातें की कि जी मैं तैयार हूँ एक्सटेंशन के लिए भी, कोई डेफर्ड आप अपॉइंटमेंट कर ले, इस तरह की जो बातें करते हैं। दूसरा ये कि हुकूमत के साथ डायलॉग, तीसरा ये आर्मी चीफ के बारे में पहले उन्होंने हमें ये कहा था कि सीनियर मोस्ट अपॉइंट कर ले। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक तरह से उनका दूसरा रुख है, लेकिन आमतौर पर उनका रवैया जारहाना रहता है, आमतौर पर उनका रवैया मफामाना नहीं रहता। लेकिन ज्यादा सूट ये करता है कि अब वो जारहाना रवैये से निकले और मुफाहमाना की तरफ आए। हम तो यही चाहते हैं कि मुफाहमत हो। इसके बारे में हुकूमत का रवैया भी अच्छा नहीं है। हुकूमत को भी इस सिलसिले में कोई कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करे और कम से कम बुनियादी जो तय बातें हैं, जैसे रीमा साहबा ने कहा कि हमेशा मुज़ाकरात से ही चीजें तय होती हैं। जो रिकन्सिलिएशन है, जिस तरह से जो थी ARD ने ये तय कर दिया था और आपस में एक मिसाक जमहूरियत किया था, उसी तरह का एक मिसाक तय होना चाहिए। और खान साहब, मुझे ये बहुत अच्छी तरह पता है, मेरे सामने खान साहब ने खुद मिसाक जमहूरियत की तारीफ की और उन्होंने ये कहा कि एक तरह से वो उसको मानते हैं कि ARD ने जो मिसाक जमहूरियत किया था उसके अंदर बड़ी पॉजिटिव चीजें थी। तो जब वो ये इस तरह की चीजों को मानते हैं होती है, लेकिन खुद भी राजी हो जाना इस तरह की सेटलमेंट करने के लिए, और वो भी फिर जाहिर बात है अगर इस तरह की कोई चीज होगी तो म्यूचुअल बेनिफिट होगा ना, उसमें हर चीज खान साहब की तो नहीं मानी जाएगी। तो क्या आपको लगता है खान साहब इसके ऊपर आमादा हो जाएंगे?
मेरा ख्याल है हो जाएंगे आमादा। खान साहब के अंदर एक बंदा, एक लॉजिक वाला बंदा भी बैठा है, एक जज्बाती आदमी भी बैठा है, लेकिन एक लॉजिक वाला बंदा भी बैठा है। वो लॉजिक की बात भी सुनते हैं, और वो लॉजिक उनको इतने वो सादा नहीं है कि उनको समझ ना आए कि बात क्या है। कि उनको पता है कि जब तक डायलॉग नहीं होगा, जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, जब तक डायलॉग नहीं होगा इलेक्शन कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, जब तक डायलॉग नहीं होगा इलेक्शन नहीं हो सकते, जब तक डायलॉग नहीं हो सकता इलेक्शन की डेट नहीं हो सकती। आपकी राय बड़ी दिलचस्प सोहेल साहब, मैं चाहूंगी हम जरा जल्दी जल्दी इसके ऊपर बात करें, बाकी सबकी मैं राय लूं और फिर आपसे उसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट भी लूं। भट्टी साहब पहले कुछ ऐड करना चाह रहे थे। रीमा न्याई साहब, मैं आती हूँ आपके पास। भट्टी साहब, मुख्तसर रखिएगा अपनी सारे। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि जो एक मीटिंग्स अब तो मार्केट में है कि 2 मीटिंग्स हुई इधर इस पाकिस्तान में, और एक और दूसरे मीटिंग के अंदर जो कुछ हुआ वो भी कुछ बताते जाए, वो बताते जाए। आज बताएंगे, आज लाहौर में बैठे हैं, बताएंगे इंशाल्लाह, और उगल के जाएंगे। और दूसरी बात जो मीटिंग, ये तो 2 हुई, तो 2 मीटिंग हुई है, ये ज़हन में रखें। और दूसरी जो मीटिंग एक हुई है बड़े भाई और छोटे भाई की लंदन में, उसमें जो सुना जा रहा है, लंगर गप जैसे न्याई साहब ने कहा है कि जितनी डांट पड़ी है शहबाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने मायूसी का इजहार किया है हुकूमत से, पार्टी से, और आगे कि किस मुंह से हम जाएंगे अवाम के पास, हमें तो एक सीट भी नहीं मिलेगी, और क्या हाल कर दिया हमारा, वगैरह वगैरह, और बहुत सारे इश्यूज़। तीसरी और आखिरी बात यह है कि तजावीज़, फिर मैं वही कह रहा हूँ, तजावीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो कल तक फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि किसी के बाप का ताकत नहीं है, किसी के बाप और कोई माई का लाल, आज वो मफामत कर रहे हैं। कल इमरान खान साहब मफामत कर रहे थे, आज वो तंदो तेज़ लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो तजावीज़ अच्छी हैं, मगर जब तक इमरान खान साहब खुद और बिलावल और जरदारी साहब और औसफ शरीफ नहीं करेंगे तब तक नहीं। उनको लगता है कि एक खान साहब के अंदर लॉजिकल साइड भी है जो सुनती है, समझती है, और ये उम्मीद भी जाहिर की है सोहेल साहब ने कि वो सुनेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की मुझे इजाजत दीजिएगा। रीमा साहबा ने भी कुछ ऐड करना है, न्याजी साहब भी कुछ कहेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं इमरान खान का सख्त लहजा, लेकिन फवाद चौधरी साहब इकट्ठा बैठने की बात कर रहे हैं। ये किस तरह से एडअप करता है और क्या इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमादा भी होगी संजीदगी से? रीमा, बड़ी दिलचस्प तज्जिया दिया है ब्रेक से पहले सोहेल वड़ायत साहब ने। वो कहते हैं उनको लगता है कि इमरान खान साहब के अंदर एक लॉजिकल साइड है जो बिल्कुल बैठेगी और बात करेगी, क्योंकि वो आगे जाना चाहते हैं इससे। आप कुछ कहना भी चाह रही थी, और क्या आपको लगता है कि वाकई में इस चीज़ की गुंजाइश है, या खान साहब जिस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं वो उसी के ऊपर मुसर रहेंगे कि जो गलत हुआ है उसको पहले सही करो? अलीना, सुहेल वड़ायत साहब जिस तरह इमरान खान साहब और उनकी सियासत को देखते हैं, मेरा जो उस पर तज्जिया है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं एक किताब पढ़ी थी, व्हाट इज़ पॉपुलिज्म, और उसमें जो ऑथर है उन्होंने पॉपुलिज्म को डिफाइन इस तरह से किया है कि बहुत सी जमातें हैं जो क्लेम करती हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, वो बाकी जमातों से बेहतर है, बहुत सख्त अल्फाज रवैये भी उनके होते हैं, लेकिन जो पॉपुलिस्ट होते हैं वो कहते हैं सिर्फ वो हैं जो ट्रू रियल पीपल, रियल जो आपके मुल्क के लोग हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ वो वाहिद ऑप्शन है, बाकी जो सब हैं वो चोर हैं, वो झूठे हैं, वो लिफाफे हैं, वो किसी और एजेंडा पे हैं, वो गद्दार हैं, वो काफिर हैं। और ये मुझे पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब की डिस्क्रिप्शन लगती है। जिस तरह की वो बात करते हैं, उनकी विजन में, उनके नैरेटिव में किसी और सियासी जमात की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सब ने मुल्क को तबाह कर दिया, सब चोर हैं, डाकू हैं, इंपोर्टेड हैं, गद्दार हैं। वो तो आर्मी चीफ लगाने की भी हैसियत नहीं रखते, क्रेडिबिलिटी नहीं रखते। इसलिए मुझे लगता है इमरान खान की साहब की सियासत बहुत हद तक मुख्तलिफ हो जाएगी, वीक हो जाएगी शायद शॉर्ट टर्म में, बाद में शायद बड़े लीडर बन के निकले अगर वो बाकी सियासी जमातों के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन देखते हैं, वक्त दिखाएगा। दूसरी बात ये कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का ये मतलब नहीं है आप इस्टेब्लिशमेंट को गाली दो, आप कुछ जनरल्स के खिलाफ ट्रेंड्स बनाओ। एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का मतलब है आप फौज के
सियासी रोल के ऊपर तनकीद करो, आप उनकी न्यूट्रलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करती है आप भी वो डिमांड करो। इमरान खान साहब का ये नैरेटिव नहीं है, वो और उनके सपोर्टर्स भी। इसलिए मैं नियाजी साहब की बात से, ये छोटा इशू हो जाएगा नुआंस, लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव प्रेजेंट नहीं कर रहे। नहीं लीना, लेकिन उन्होंने रेज किया, सॉरी मुझे कंप्लीट करने दें, अहम पॉइंट है। और इसके रिजल्ट में शायद अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ये हो कि फौज सच में वीकन हो, लेकिन ये भी हो सकता है, या एस्टैब्लिशमेंट सच में वीकन हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट और मजबूत होकर सामने आए, क्योंकि वो जिस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, जो बैकलैश आएगा वो उनको मजबूत भी कर सकते हैं। तो ये एक आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इससे पहले जो आपने पॉइंट किया मैं उसको जरा आगे बढ़ाना चाहूंगी। नियाजी साहब, रीमा ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो सारा का सारा एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं, उसके चलते हुए वो बैठने को तैयार होंगे, और उसके बाद वो उनकी सियासत को किस तरह से मुतासिर करेगा? चले अगर हम 2 मिनट के लिए ये भी कह देते हैं कि वो बैठ भी जाएंगे, तो सर क्या उसके खदोखाल क्या होंगे, वो फोरम क्या होगा, या फिर ऐसे ही होगा जैसे चलता चला आ रहा है कि बिहाइंड क्लोज डोर्स चीज़ें होती हैं और हम और आप फिर जराए से ही सारी बातें करते हैं, खुलेआम कुछ भी नहीं हमारे सामने होता और हम देखते ही रहते हैं? अलीना, मैंने इमरान खान साहब के दोनों पहलू जो हैं बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि बारीक बीनी से देखे भी हैं, भुगते भी हैं, और मेरे सामने कई चीज़ें होती रही हैं। इमरान खान साहब के अंदर 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि वो एक बड़े हार्ड लाइन लेने में उनको जो अपर लिमिट है, उसकी जो सख्ती है, वो उसकी कोई हद नहीं है। आज भी अगर कोई हदें उन्होंने मुकर्रर की हुई हैं तो उनको ये पता है कि मैं इससे आगे चला जाऊं, बल्कि जो ये भी कह चुका हूं तो अपनी पार्टी के अंदर मैं अकेला रह गया हूं, क्योंकि साथ इस बयानिए के ऊपर दूसरा बंदा साथ चलने पर तैयार नहीं है। हूज़ हू की मैं बात करूं जो टॉप के 8, 10, 15, 20 लीडर हैं, पहली बात। लेकिन जब वो कैपिचुलेट करने पे आते हैं, फामद नहीं है, साथ नहीं बैठते, तो हकीकत है कि मैंने इनको ऐसी ऐसी जगह पे गिरते देखा है कि मैं हैरान रह जाता हूँ। वो टोटली जब उनको पता होता है कि यहाँ से मेरी कोई गर्ज निकलती है तो अपनी सारे असूल ज़वाबत कैपिचुलेट कर लेते हैं। मैंने उनको मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम के अंदर तकरीर करते देखा है। छोटा सा वाक़या, आपके साथ टाइम नहीं लूँगा, लेकिन बड़ी अच्छी साइटेशन है। हामिद खान साहब आए और उससे पहले आए, वो ये मनवाने के लिए आए कि आप मुशर्रफ साहब के साथ जो है ये ना चलें, हमारा पूरा नैरेटिव धड़ाम से गिर जाएगा। तो इमरान खान साहब और मैं इकट्ठे बैठे थे, और जब हामिद खान का पता चला तो इमरान खान ने मुझे बताया कि यार ये आए हैं और ये जो है मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कहने आए कि हम ना चलें। हमने इनको इनकी हाँ में हाँ मिलानी है, क्योंकि मैं भी यही बहस कर रहा था कि आपको नहीं चलना चाहिए। तो हाँ में हाँ मिलाना है, जो अगर सोहेल बड़ाई साहब के साथ या मुजीबुर रहमान शामी के साहब के साथ मिलाई है तो मुझे कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन सोहेल साहब का जो ये है कि जी उनके अंदर एक लॉजिकल जो है एक उसके साथ लॉजिक को एक्सेप्ट करते उनके अंदर मौजूद है, हाँ। मेरे लिए इंकशाफ है, क्योंकि सोहेल साहब एक्सपीडियंसी तो उनमें है, लॉजिक नहीं है। वो कब गिरेंगे? जब नहते हो जाएंगे, बेदस्तुपा हो जाएंगे, जिसका थोड़ा सा इशारा भट्टी साहब ने दिया है कि जब वो बंदा समझेगा कि मैं जो है आगे मेरे दाल नहीं गलती, ये उनकी आखिरी लिमिट है। उन्होंने सारे फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, वो उन्होंने सारे अपने तरके के सारे तीर फेंक दिए हैं। अगर ये उनको बैकफायर करते हैं, जैसे रीमा ने एक हल्का से इशारा दिया है, तो ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट, मैंने एक बात आपके शो में भी कही थी और तहरीक इंसाफ वालों ने मुझे पूछा था, मैंने कहा जी आप इमरान खान का जो पॉपुलिस्ट नैरेटिव है पाकिस्तान के अंदर, जैसे या अगर इमरान खान बचते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वीक होती है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट वीक मैंने होते मेरी जिंदगी के अंदर जो थोड़ी सी रह गई है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट वीक नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है इमरान खान का? लेकिन आखिरी फिक्र कंप्लीट करो, आखिरी फिक्र एक फिक्र ले ले तो मेरी सारी डिस्कशन क्लोज हो रही है। मेरी एक फिक्र ले ले, एक मिनट, और चूंकि एस्टेब्लिशमेंट वीक नहीं होगी तो दूसरा उसका यह है कि इमरान खान साहब की सियासत खत्म हो जाएगी। मैं हकीकत समझ रहा हूं कि इमरान खान साहब की सियासत में कल की तकरीर के बाद ये मेरा जो है ये रिकॉर्ड कर लें कि उसकी अब गुंजाइश खत्म हो गई है। चाहे सोहेल साहब की, रीमा की, भट्टी साहब की कितनी हमदर्दियों के नहीं होनी चाहिए। ये कल की आप देखते रहे कि अनफोल्ड कैसे होते हैं। जैसे रीमा ने असल का इशारा किया है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी, और
इसका ये कि एस्टैब्लिशमेंट वीक नहीं होगी, इमरान खान ने वीक होना है। ये मैंने तहरीक इंसाफ को 6 महीने पहले बताया था कि आपको पॉपुलैरिटी मिल गई है, इस बात बड़ा दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ा तज्जिया कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी अभी भी तशवीश है कि इस तरह से मुमकिन कैसे आज के जमाने में सर, जहां पर डिजिटल मीडिया है, जहां पर इतनी उनके पीछे सपोर्ट है, वहां पर अपेरेंटली तो उनका बयानिया भी कल भी जिस तरह से हम क्राउड में देख लेते। सोहेल वड़ायत साहब जी, देखें, बात तो हो रही है कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्या कोई रास्ता है, या हम चारों तरफ से बंद गली में जा चुके हैं। मेरा ख्याल है कि रास्ता मौजूद है और इमरान खान साहब को भी वो रास्ता हल्का हल्का नजर आता है, हमें भी नजर आता है। वही रास्ता है कि डायलॉग हो, नेगोशिएशन और इलेक्शन की तरफ जो है उसकी डेट तय हो, केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप हो, मामला तय हो, एजेंडा इकोनॉमिक एजेंडा जो है उस पर बात हो। बाकी जो चीजें हैं कि जिद है, लड़ाई है, पॉपुलिज्म है, ये सारा मौजूद रहेगा। आप इसको हल नहीं कर सकते। इसको असल बात तो यह है कि मुखालफत के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद आपने बैठना है और आपने जो मुत्तफिकात हैं उनके ऊपर चलना है। देखिए, सब कहते हैं कि इलेक्शन होगा, अब सिर्फ इलेक्शन की डेट पे इख्तलाफ है। 3-4 महीने का है सर। वो आप कह रहे हैं सब चाहते हैं इलेक्शन हो जाए, लंदन से तो खबरें आ रही थी कि उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शंस नहीं करेंगे। अक्टूबर में हो तो ये 4-5 महीने का इख्तलाफ है। ये जी हाँ। मेरा ये ख्याल है कि ये जो 4 महीने का इख्तलाफ है, ये आपस में आ रही थी कि नहीं हो। देखिए, जितनी देर ये जो 4 महीने का इख्तलाफ है इलेक्शन की डेट पे, ये भी बैठ के रिजॉल्व हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान वापस असेंबली में भी आने को तैयार होंगे, वो डायलॉग करने को भी तैयार होंगे। और मेरा ख्याल ये भी है कि वो नवाज शरीफ की जो वतन वापसी है उसके लिए भी दिल बड़ा करें और दिल बड़ा करके अगला जो इलेक्शन है उसमें नवाज शरीफ भी शामिल हो। और साहब बताएंगे मैं झूठ बोलता रहा हूँ। मैडम शेख भट्टी साहब, भट्टी साहब, नवाज, लेकिन ये तो इतनी बड़ी बात करिए तो खान साहब का पूरा नैरेटिव पे सोहेल साहब जो है ना, मैडम शेख बात ये है कि नवाज शरीफ साहब के लिए तो वो दिल बड़ा कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वो आए, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। हम तो जो इस्तकबाल करता है वो ज़ाहिर है बड़ा दिल करके करता है। लेकिन अच्छा, रीमा साहब ने एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट उठाया है, मैं उसका थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। उनकी बात ठीक है, जो इमरान खान साहब कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल रीमा साहब ठीक कह रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल है मेरा सारों से कि ये जो इमरान खान साहब ने जिस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया है, ये कौन है जिसने ना की हो? कल यही असम्बली इस पीडीएम की नज़र में जाली थी और झुर्लूज़दा थी। वो वज़ीर आज़म असम्बली को नहीं मान रहे थे, वज़ीर आज़म को नहीं मान रहे थे, इस इलेक्शन कमीशन को नहीं मान रहे थे, नैब न्याजी गठजोड़ कह रहे थे, FIA उनको कबूल नहीं थी, पुलिस कबूल नहीं थी, अदलिया कबूल नहीं थी। उस वक्त अदलिया पे हो रही थी उनकी। आज इमरान खान वही कर रहे हैं आपके ख्याल में? अच्छा, अब नहीं, मैं सिर्फ नहीं पॉइंट पे एक जुमला। लॉन्ग मार्च पिंडी ले जाना चाह रहे थे, खलाई मखलूक सिलेक्टर फौज पर चढ़ाइयाँ कर रहे थे, और दूसरी तरफ से इमरान खान को क्या कहा जा रहा है? दहशतगर्द, गद्दार, यहूदी एजेंट, कश्मीर फरोश, फितना, चोर और पता नहीं क्या क्या। तो बात ये सर, पॉइंट जल्दी से बनाइएगा। पॉइंट ये है मेरा कि जो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कौन है जो नहीं कर रहा? हम सिर्फ एक इमरान खान के वो ही सारे कुछ करी जा रहे हैं। वो क्या मीडिया पे बाकी सारे फ्रेंडली थे? सर, हम सबके ऊपर मीडिया से फ्रेंडली थे। नहीं सर, अभी सोहेल साहब, अभी हमारी गुफ्तगू के दौरान सोहेल साहब ने यहाँ पर हुकूमत को भी कहा कि जिस तरह से वो रद्द-ए-अमल की बातें कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, वो भी गलत है। 2 दिन पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने कहा था अपनी पार्टी की कोर कमेटी में, तो ये और चकवाल के जलसे का आपस में रब्ता है। उन्होंने वहाँ पे पहले बता दिया था कि जो बंदे एस्टेब्लिशमेंट से रब्ते में है, हालांकि उनके इल्म में था कि असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी तरफ इशारा था उनका, और वही पार्टी के नंबर 2 नंबर 3 है। तो इसमें यह है कि उसका आपस में बड़ा रब्त था, और वो एक पूरा उनकी प्लान भी थी कि उनका ख्याल था कि कल आके मैं आखिरी ऐसा हमला करूं कि या आर या पार। अब उनके लिए रास्ता उन्होंने अपने छोड़ा नहीं है। अगर इस एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा के लिए आज तक गुंजाइश नहीं निकाली उनकी अपनी हुकूमत के बावजूद, तो अब इमरान खान साहब की बातों के बाद मेरे लिए भी अनहोनी होगी कि कोई गुंजाइश निकलती है या नहीं निकलती। मेरे नज़दीक इमरान खान का कल के बाद खाता
अगर थोड़ा सा कोई ओपनिंग थी 0.5% जो सुहेल साहब उसमें से जो है लाइट देख रहे थे, वो मेरे नहीं, लेकिन अभी बातें कर रहे हैं ना, तो चलें ठीक है। सरी बहुत बड़ी आप जो तज्जिया दे रहे हैं। रीमा आपके बिहाफ पे जवाब दे दिया, अगर आप कुछ ऐड करना चाहती है बस एक जुमला, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। अलीना, दुनिया भर में पाकिस्तान की सियासत पे जो लिखा जा रहा है वो इमरान खान साहब की सियासत को बाकी पार्टी से मुख्तलिफ दिखाते हैं। इमरान खान साहब एक अथॉरिटेरियन पॉपुलिस्ट हैं, सिर्फ वो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, बाकी पार्टीज ने इस तरह का क्लेम नहीं किया। तो यहाँ पे टीवी टॉक शोज में शायद इस तरह की बातें नहीं हो सकती, एकेडमिक समझी जाती हैं, लेकिन शायद हमें कभी इसको भी पढ़ना चाहिए कि किस तरह एकेडमिक्स हैं जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरह के पॉलिटिशियंस को पढ़ते हैं, वो इमरान खान साहब को बाकियों से किस तरह मुख्तलिफ दिखाते हैं। ये एक थोड़ी इनरिचन करेगा हमारी डिस्कशंस को, वरना तो हम यही कहते हैं सब एक जैसे हैं, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, वो भी झूठे हैं, वो भी झूठे हैं, वो भी चोर हैं, उन्होंने भी किया। ये कोई मेरी नजर में इनफॉर्म्ड डिस्कशन नहीं होती और ये व्यूअर्स को और कंफ्यूज बना देती है। तो मेरा ख्याल है जहां डिफरेंसेस हैं उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए। इमरान खान साहब की जो बहुत और दुनिया में भी हम देखते हैं एंटी पॉलिटिक्स सियासत है, बाकियों की ऐसी नहीं। ओके ठीक है, आई थिंक लेट्स जस्ट अग्री टू डिसएग्री। साहब के पास इसके बारे में कोई दलील है, लेकिन मैं इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करना चाहूंगी क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा अहम है। इसको जरा डिस्कस करते हैं आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मरियम नवाज पर एवन फील्ड केस की जो सज़ा है उसकी अपील पर बड़ी दिलचस्प समाअत हुई। आज ये करार दिया अदालत ने कि नवाज शरीफ ने 1953 में किस तरह से असासे बनाए और फिर मरियम नवाज का इसमें क्या किरदार था ये साबित करना होगा नैब को सबूत के जरिए। प्रोसिक्यूटर ने नैब के कहा कि हम इस मामले को 2006 में जो ट्रस्ट डीड थी उसके साथ लेकर चलेंगे। अब जो ग्राउंड्स बना रही है नैब वो ट्रस्ट डीड से शुरू कर रही है, जिसमें आपको याद होगा कलीब्री फॉन्ट होगा, और इसी के ऊपर गुज़श्ता समाअत में मरियम नवाज के वकील ने ये कहा था कि रॉबर्ट रेडली जो कि डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करते हैं उनका बयान का हवाला देते हुए कहा था कि कलीब्री फॉन्ट उन्होंने कहा रिकॉर्ड के ऊपर कि ऑफिशियल लॉन्च से पहले एक बेटा वर्जन लॉन्च हो चुका था जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो अभी जो पूरी की पूरी ग्राउंड्स बना रहे हैं इसके ऊपर कहाँ तक गुंजाइश है मरियम नवाज को, इसके लिए हमारा सवाल कुछ यूं कि क्या मरियम कलीब्री फॉन्ट से अपना नाम क्लियर करवा पाएंगी। रीमा, आपसे जानना चाहूंगी कि जिन ग्राउंड्स पर नैब खेल रही है, अपील का दिफा कर रही है, खासकर ये ट्रस्ट डीड का मामला कलीब्री फॉन्ट का, क्या आपको लगता है कितनी जान है इसमें? अलीना, ये सब जुडिस मामला है, मैं इसके जो मेरिट्स हैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन एक बात है कि अगर वो अपने हक में भी उनके फैसला आता है और कैलिब्री फॉन्ट की जो पूरी एक कैंपेन चलाई गई, अदालत में भी इस्तेमाल हुई ये बात, अगर इसके खिलाफ भी फैसला करती है अदालत तो फिर भी मेरा ख्याल है जो एक पब्लिक परसेप्शन है कि मरियम नवाज शरीफ कैलिब्री क्वीन है, ये नहीं खत्म होगा, क्योंकि फैक्ट्स, जजमेंट्स, अदालतों ने क्या कहा, हकीकत क्या है, आजकल की दुनिया ऐसी है कि प्रोपेगेंडा जो है वो ज्यादा सेल करता है। शायद हमेशा ही ऐसा था, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीन इतनी पीटीआई की स्ट्रांग है कि शायद वो इसको डाई डाउन नहीं होने देंगे और फिर इररिलेवेंट हो जाएगा अदालत ने क्या कहा, क्योंकि उनकी नजर में जैसे नजम सेठी अभी भी 35 पंचर हैं, मरियम नवाज कैलिब्री क्वीन ही रहेंगी। अफसोस की बात है और दुख भी होता है, बिल्कुल एक परसेप्शन ऐसा बन जाता है और आपके ख्याल में उसको वो नहीं होंगे, वो हटेगा नहीं, वो चेंज नहीं होगा। भट्टी साहब। मैडम शेख, बड़ा मज़े का फ़िक्र है कि आज के लिए हमारी बस हो गई है, साड़ी भी बस हो गई है, प्लीज़ हुण तो साड़ी भी बस हो गई है। फ़ैसला अदालत का है, जो अदालत फ़ैसला करेगी मुझे कबूल है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का कंपनियों से ताल्लुक़ साबित करें। नवाज शरीफ साहब ने तो खुद ही हमें बताया था कि करप्ट अफराद अपने नाम पर असासे नहीं रखते, मतलब बेनामी असासे रखते हैं, और मरियम नवाज का इससे फ्लैट से ताल्लुक़ साबित करें या उन आगे ताल्लुक़ साबित करें। मरियम नवाज साहब की साहबा तो क्यों घसीट रहे, उनकी तो कोई जायदाद ही कोई नहीं है, ना अंदरून मुल्क ना बैरून मुल्क। जाली ट्रस्ट डीड और कैलबरी फाउंड इत्तफाकन इधर आके इस्तेमाल हो गया, अजीब व गरीब है। क्या हो गया मैडम शेख, उसी फ्लैट्स में रह रहे हैं, उन मनी ट्रेल दे नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट पूछती रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऊंटों पर गए थे पैसे, पैसा आया कहां से, कमाया कहां से, पैसा आया कहां से, कमाया कहां से, ऊंटों पर गया, फैसलाबाद की चिट्टों पर गया,
और प्रोपेगेंडा है जी, ये तरीके इंसाफ भी यही बात कर रही थी कि जो प्रोपेगेंडा है तरीके इंसाफ का। ये तो बड़े धुले सच। ये बताएं भट्टी साहब जी जी, चलें अगर अपना नाम साफ करवा लेती हैं आप मान जाएंगे? ये बताएं। जी जी, अदालत, आप फिर अपील में जाएंगे? नहीं, अदालत में अगर कह देती है कि वो बेगुनाह है तो मैं उनको कैलबरी क्वीन कभी नहीं कहूंगा। ओके सर। नियाजी साहब, ये रिकॉर्ड पे आ गया आपका। अलीना, वैसे तो ये बिल्कुल सब्जेक्ट मैटर है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मुझे सिर्फ बातें इसमें हैं करनी है किसी और एंगल से। पहली बात तो ये है कि ये केस जिन ग्राउंड से बनाया गया था उसमें तो यही बताई गई थी कि जी जो है नवाज शरीफ साहब जो है इसके उनके जो ओनर हैं या जो उन्होंने बेनामी अकाउंट रखा है उसके ऊपर एक ब्रॉडशीट केस में कवि मूसवी साहब ने इनको अटैच करवाया था और अदालत में दिया था। अब उसकी डिटेल में नहीं आते, लेकिन सबके सामने है कि ना से उसे माफ़ी मांगनी पड़ी बल्कि नवाज शरीफ को उन्होंने उसकी कंपनसेशन भी दी, उनके जो कोर्ट अखराजात हैं, और बताया गया है कि ना तो कोई इलीगल मीन्स इस्तेमाल किए गए उनके अंदर। उसके मुकाबले में हमें पता है कि एक और प्रॉपर्टी थी जो हमारे टाइकून की थी, उसके लिए उन्होंने 200 उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसको बेच के पाकिस्तान भेज दिया था और साथ उन्होंने कभी उसी ने माफ़ी भी मांगी थी। दूसरा ये है कि कुछ और जो 2-3 ग्राउंड थी जिसमें से केस को शुरू से मशकूक कर दिया था, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल्स के ऊपर JIT का बनना, चाहे उसके बाद जितना कुछ जो कुछ होता रहा इसके कंडक्ट के अंदर, इस केस के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने बहुत इसको किया, ख़राब किया हुआ है। और नवाज शरीफ के पास या इसको साबित करने के कोर्ट में पता नहीं यही चीज़ें कंसिडरेशन में आती है या नहीं आती, मुझे नहीं पता। सर, बड़ा आपने अहम बात की है जो आप JIT का जिक्र भी कर रहे हैं, आज अदालत में भी हुआ और पूछा भी नैब प्रोसिक्यूटर से अदालत ने कि क्या JIT की तफ्तीश के अलावा भी नैब ने अपनी इंडिपेंडेंट तफ्तीश की है। नैब के अकॉर्डिंगली उन्होंने की है। अब देखते हैं आगे जाके वो इसको किस तरह से प्रूव कर पाते हैं, कर भी पाते हैं या नहीं। सुहेल वड़ायत साहब, आप क्या समझते हैं इस केस में क्या गुंजाइश मिल सकती है मरियम नवाज को? और पब्लिक परसेप्शन की हम बात कर रहे हैं खास तौर पर सियासी तौर पर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, ये बड़ा सियासी केस था और आप देखें कि और जितने भी लोग थे किसी को कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ मरियम को, नवाज शरीफ को टारगेट किया गया। मेरा तो ख्याल है कि ये है और ये अल्टीमेटली जब भी कभी फेयर ट्रायल होगा तो अल्टीमेटली मरियम जो है वो रिहाई पाएंगी, बरी होंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मरियम या नवाज शरीफ को इस तरह से इस केसेस के जरिए सियासत से बाहर रखा जा सकता है। अल्टीमेटली उन्हें सियासत में आना है, जो भी पॉपुलर पॉलिटिक्स में है उसको इस तरह से बाहर करना सियासत से ये नामुनासिब है। और मेरा ख्याल है उन्हें दोबारा वापस आना चाहिए, इलेक्शन लड़ने चाहिए, उन्हें उनकी नाअहलियां खत्म होनी चाहिए, उनकी सजाएं खत्म होनी चाहिए। ठीक है जी, हम इस पूरी समात पर नजर रखे हुए हैं। आइंदा आने वाली अपडेट से भी आपको आगाह करते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।